आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन। आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हम सब जानते हैं हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन एक लिक्विड एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। उसके आइसोटॉप्स के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम जिसको हम नॉर्मली H से जानते हैं, ड्यूटियम D एंड ट्रीटियम T। इनमें अंतर सिर्फ इतना होता है इन आइसोटॉप्स में कि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 0, 1 एंड 2, जैसे जैसे न्यूट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा एलिमेंट के अंदर मास नंबर भी इंक्रीज होता रहता है। न्यूट्रॉन का नंबर हम कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन इज टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। एविडेंस यानी किस अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। आउट ऑफ 100% जो हाइड्रोजन पाई जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, उसके अंदर से 99.9% प्रोटियम पाया जाता है, ड्यूटियम 0.015% एंड ट्रीटियम इज़ अबाउट 10⁻⁻15, जो कि नियरली नेग्लिजिबल है। इसलिए बहुत ही कम अमाउंट में रेयर पाया जाता है। ट्रीटियम जैसा आप देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का अर्थ हम सब जानते हैं। ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि बहुत रेयरली पाया जाता है। प्रॉपर्टीज़ जो होती है हाइड्रोजन की, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब ट्रीटियम के लिए हायर होती है, क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इसी इफेक्ट को हम काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट भी कहते हैं। काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट, क्योंकि इसका मास बहुत हाई होता है ट्रीटियम का प्रोटियम और ड्यूटियम के कंपैरिजन के अंदर। पर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस हमेशा ही रहते हैं। एक्सेप्शन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं वो प्रोटियम के लिए ज़्यादा होते हैं ट्रीटियम से। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वो सब ट्रीटियम की ज़्यादा होती है प्रोटियम से। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहला टाइप है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम सब जानते हैं। एटम जब वो सेपरेट फॉर्म में होते हैं, और दिस इज मॉलिक्यूल एंड दिस इज एटम। एटॉमिक फॉर्म जिसके अंदर वो अलग अलग एटम की फॉर्म में हो। फिर आता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न। तो जो हाइड्रोजन अभी नए नए क्रिएट हुए होते हैं, जैसे लैब्स के अंदर प्रोबेबली, तो उन्हें नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। फिर आता है डाई हाइड्रोजन या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जब 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्म ले लेते हैं तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या फिर डाई हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं रिएक्टिविटी। जो रिएक्टिविटी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, वो एटॉमिक का ज़्यादा होता है नेसेंट से, और नेसेंट का ज़्यादा होता है मॉलिक्यूलर H2 से। यानी जो सिंगल हाइड्रोजन होता है उसका ज़्यादा होता है नेसेंट यानी नए बने हुए हाइड्रोजन से, और वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है मॉलिक्यूलर H2 से, क्योंकि मॉलिक्यूलर H2 अपनी आप में खुद ही स्टेबल होता है, इसलिए वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता है। न्यूक्लियर फॉर्म्स यानी आइसोमर्स, इनके क्या होते हैं? 2 आइसोमर्स बनते हैं, पैरा हाइड्रोजन एंड ऑर्थो हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन कब बनता है? कि जब 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, जब उनका स्पिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, स्पिन ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का, तो वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसके कारण इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे से कोलाइड करके इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और जिसकी इंटरनल एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होती है वो स्टेबल उतना ही ज़्यादा होता है, ये हम सब जानते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है ऑर्थो के अंदर जो इनका स्पिन होता है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर आ जाता है। इसके कारण इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि इनके अंदर टकराव नहीं होता, और उसी कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए पैरा हमेशा ऑर्थो से ज़्यादा स्टेबल होता है, ये याद रखने वाली बात। केमिकल रिएक्टिविटी दोनों की, जब अपन ऑर्थो को कूल करते हैं यानी कोल्ड टेम्परेचर देते हैं तो पैरा बनता है, और अगर पैरा को अगर अपन हीट करते हैं, ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं, तो ऑर्थो बनता है। तो ये चीज़ याद रखनी होगी, ऑन कूलिंग पैरा पूरा बनेगा। ये इसका मतलब क्या है कि जब अपन टेम्परेचर को कूल करते हैं तो पैरा कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है ऑर्थो से। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर कि लो टेम्परेचर जब होता है तो पैरा 100% बन जाता है, यानी लो यानी ठंडा टेम्परेचर, कूल। और अगर रूम टेम्परेचर जो ना है वो 25% रिमेन रह जाता है, ऑर्थो पूरा नहीं बनता। जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि ऑर्थो हीट पे बन जाता है, पर वो पूरा नहीं बनता, 75% तक रह जाता है। इसका रेशियो देखा जाए तो 75/25, तो रेशियो 3:1 बन जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के कुछ लैब मेथड्स हैं, जो लैब के अंदर अपन हाइड्रोजन प्रिपेयर करते हैं। एक तो होती है नेचुरल हाइड्रोजन, और एक अपन लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लैब में प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड्स में सबसे पहला है कोई भी एसिड की मदद से। तो कोई भी रिएक्टिव मेटल जो हाईली रिएक्टिव हो, अगर उसको डाइल्यूट एसिड, यानी जिस एसिड के अंदर पानी की मात्रा हाई होती है, उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है।
उसके लिए आपको सबसे पहले हाईली रिएक्टिव एसिड चाहिए, ये बात हो गई। हाईली रिएक्टिव में अपन ले सकते हैं HNO3, HCl, H2SO4, ये सब हाईली रिएक्टिव एसिड्स होते हैं। तो ये रिएक्शंस आप देख सकते हैं, Zn + H2SO4, तो ये ZnSO4 बना के H2 रिलीज़ करता है। पर यहाँ पे ये Cu के साथ रिएक्ट करके कुछ भी कंपाउंड ऐसा नहीं बन रहा है, H2 रिलीज़ नहीं हो रही, क्योंकि Cu जो भी होते हैं, Cu, Ag, Au और Hg, ये लो रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी लो होती है। और अपन ने यहाँ पे पॉइंट पकड़ा था कि रिक्वायर हाई रिएक्टिव एसिड्स एंड रिएक्टिव मेटल्स, तो ये रिएक्टिव नहीं होता है, इस वजह से हम यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व होते हुए नहीं देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बेस की मदद से। तो रिएक्शन विद एम्फोटेरिक एसिड्स, एम्फोटेरिक यानी जो एसिडिक बेसिक दोनों नेचर के होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर वाले, तो जिसके अंदर Zn और Al दोनों आते हैं। तो अगर अपन उनका बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व करते हैं। इसलिए अपन बेस की मदद से भी लैब के अंदर H2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आते हैं कुछ इंडस्ट्रियल मेथड्स जो लार्ज स्केल के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए काम में आते हैं। तो उसका सबसे पहले है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो H2O को एनोड कैथोड के जरिए OH- और H+ आयंस में तोड़ लिया जाता है। फिर आप जानते हैं कैथोड पे जैसे कि रिडक्शन होता है, तो हाइड्रोजन जो H+ है उसका रिडक्शन होके उसे हाफ H2 यानी एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एनोड के अंदर जो OH- होता है उसके अंदर H2O और हाफ O2 +2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज हो गया अपने पास। प्योर हाइड्रोजन जो प्रिपेयर होती है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रिपेयर हो जाती है BaOH के। फिर आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ब्राइन सोल्यूशन का। ब्राइन सोल्यूशन के अंदर NaCl और H2O इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे Na+ और Cl- anion और Na+ केटाइन बनता है। H2O को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H+ और OH- बने। फिर हम एनोड और कैथोड जो हम अभी देख चुके हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो होता है, उसी तरीके से एनोड के अंदर Cl- का हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड के अंदर H+ का रिडक्शन हो जाएगा। फिर हमारे पास कंपाउंड आ जाते हैं हाफ Cl2 यानी एटॉमिक Cl क्लोरीन और एटॉमिक हाइड्रोजन। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की मदद से हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4 मीथेन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। CH4 + H2O स्टीम की फॉर्म के अंदर, स्टीम यानी भाप, अगर आप उसको हीट देते हैं तो आपको CO + H2 रिलीज हुई दिखती है। CO + H2 दोनों मिलकर वाटर गैस कहलाई जा सकती है, या फिर सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस, जो कि बहुत पॉपुलर चीज़ है इनऑर्गेनिक के अंदर, हर जगह पढ़ने को मिलती है। और ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिन गैस जो होती है वो यूज़ होती है प्रिपेयर करने के लिए अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करने के अंदर। सिन गैस इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर काफ़ी काम आती है। बैश मेथड के अंदर अपन कोल का गैसिफिकेशन करते हैं, कोल को गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कार्बन होता है, उसको अगर अपन H2O स्टीम के साथ, फिर से स्टीम के साथ अगर अपन आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस के अंदर 1000 डिग्री या फिर 1273 केल्विन के अंदर जब अपन हीट करते हैं तो वही वाटर गैस अपने पास फिर से रिलीज होती है और वाटर गैस के अंदर अपन हाइड्रोजन मिल जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये दोनों मेथड हाइड्रोजन की रिलीज या फिर प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस को जब अपन स्टीम को फिर से वाटर गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी 400 डिग्री के अंदर, वही आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस के अंदर, तो CO2 और H2O रिलीज होती है। CO2 और H2O के अंदर जैसे अपन जानते हैं कि KOH अब्जॉर्ब कर लेती है CO2 को और H2O हमारे को रिलीज मिल जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस के बाद हमें लास्ट प्रोडक्ट जो मिलता है वो होता है H2O। अगला 6th प्रोसेस होता है लेन मेथड। लेन मेथड के अंदर सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ होती है आयरन, Fe। आयरन के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और H2O स्टीम का रिडक्शन होता है। तो कुल मिला के एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर Fe का ऑक्सीडेशन होकर Fe3O4 बन जाता है और H2O रिड्यूस होकर H2 बन जाता है। रीजनरेशन, अब लेन मेथड के Fe3O4 बन गया, उसके बाद हमें Fe फिर से ज़रूर चाहिएगा अगली रिएक्शन के लिए। तो उसके लिए हम उसको फिर से वाटर गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो उसके बाद हमारे पास निकल के आता है आयरन, CO2 एंड H2O। फिर आते हैं हाइड्राइड।
हाइड्राइड यानी किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का मिक्स होना हाइड्राइड बन जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयनिक सलाइन या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। आयनिक हैलाइड्स, आयनिक हाइड्राइड जितने भी होते हैं ये तकरीबन एस ब्लॉक के अंदर बनते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो लिस्ट है इधर, ये सब आयनिक है। और BeS2 और MgS2 को छोड़ के जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वह सब आयनिक हैलाइड ही बनाते हैं। ये दो एक्सेप्शंस हैं। और जो CaS2 है उसको हाइड्रोलिथ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ CaS2 को ही हाइड्रोलिथ अलग से नाम दिया गया। फिर हम बात करते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स की। कोवलेंट हाइड्राइड मेजॉरिटी के अंदर P ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर देखे जाते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड के 3 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रीशियस एंड इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जिसके अंदर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। ऑक्टेट रूल हम सब जानते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, वो अगर फॉलो नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज के अंदर अपन जैसे जानते हैं कि अगर पूरे बनते हैं, अगर लोन पेयर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है और पूरे इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उसके पास, जैसे कि CH4 कार्बन की वैलेंसी 4 और अगर उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है पूरी तो उसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहेंगे। इलेक्ट्रॉन रिच के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट भी होता है और लोन पेयर भी आ जाता है। सबसे प्रसिद्ध एग्जांपल H2O और NH3। H2O वाटर जिसके अंदर अपन जानते हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। तीसरा बात करते हैं मेटेलिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल यानी गैप्स के अंदर फिल होते हैं। तो D एंड F ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं मेजॉरिटी के अंदर। तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं जिनके अंदर कंप्लीट नहीं होते हैं। और ये जो भी होते हैं ये तकरीबन वॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं।